हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOG 173 यानी विकास पुनः चिंतन। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से गेस्ट पेपर, नोट्स, असाइनमेंट को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप हमारी लेक्चर क्लास के साथ साथ अगर आप गेस्ट पेपर भी कवर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को परचेज कर सकते हैं इजीली। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOG 173 यानी विकास पुनः चिंतन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि आजीविका से आप क्या समझते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यानी हमें बताना है कि जो आपकी आजीविका है वो क्या होती है, आप उससे क्या समझते हैं, और भारत के अंदर जितने भी आपके क्षेत्र हैं उसमें आपके जो आजीविका के जो प्रमुख अवसर हैं उनको हमें यहाँ पे बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं आजीविका का अर्थ। तो यहाँ पे आजीविका के अर्थ की बात करें तो आजीविका का अर्थ उन सभी साधनों, संसाधनों और गतिविधियों से है जिनके माध्यम से व्यक्ति या परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय अर्जित करता है। सरल शब्दों में कहे तो जीवन यापन करने के लिए किए जाने वाला कार्य या रोजगार आपका आजीविका कहलाता है। आजीविका केवल आय प्राप्त करने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से भी जुड़ी हुई होती है। भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण आजीविका का देश के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखो, अगर हम आजीविका को समझे ना, तो आजीविका का मतलब क्या है यहाँ पे कि जितने भी आपके पास साधन है, जितने भी संसाधन है और जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है यानी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को और अपने परिवार के लिए अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उससे क्या मिल रही है, आय मिल रही है, यानी उसकी इनकम हो रही है किसी भी साधनों से, संसाधनों से, किसी भी गतिविधि से, जिससे वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को और अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, आजीविका कह देते हैं। तो आजीविका को अगर हम सरल शब्दों में समझे तो आजीविका वह होती है जब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी हमारा जो रोजगार होता है उसको हम क्या कहते हैं, आजीविका कहते हैं। वह कार्य करने से, मतलब कोई कार्य करने से जब आपको बदले में क्या मिलती है, आय मिलती है, इनकम मिलती है, वही आपकी आजीविका कहलाता है। तो देखो, आजीविका जो है ना, यहाँ पे केवल आपकी आय प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यहाँ पे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी, और साथ ही आपका जो देश का विकास है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का महत्व क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, गरीबी कम होती है तथा लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आता है। तो ग्रामीण आजीविका के विकास से गांव का समग्र विकास भी यहाँ पे संभव होता है। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका आजीविका का जो महत्व है वो क्या है कि आर्थिक स्थिति को यहाँ पे आजीविका क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है और साथ ही साथ गरीबी को भी कम करती है, जिससे लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें हमें सुधार देखने को मिलता है। तो अब हम समझते हैं कि भारत के जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें आजीविका के कौन कौन से अवसर प्राप्त है। तो सबसे पहला आता है आपका कृषि। तो देखो, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें भारत के अंदर ज़्यादातर हमें कृषि प्रधानता देखने को मिलती है, यानी कृषि वाले क्षेत्र ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो कृषि जो है आपकी, वो ग्रामीण भारत की आजीविका का महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख साधन है। ठीक है, अधिक ग्रामीण परिवार खेती पर निर्भर है। किसान गेहूं, धान, मक्का, दलहन, तिलहन तथा अन्य फसलों का उत्पादन करके आय अर्जित करते हैं। आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों के उपयोग से कृषि की उत्पादकता यहाँ पे बढ़ती है। तो देखो, ज्यादातर हमारे भारत के अंदर ना जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कृषि देखने को मिलती है। भारत के अंदर जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जो जीविका का जो सबसे प्रमुख साधन जो है वो आपका यहाँ पे कृषि है।
और ज़्यादातर जितने भी आपके ग्रामीण परिवार हैं वो कृषि पर ही यानी खेती पर ही निर्भर रहते हैं, जिसमें वो अलग अलग किसान जो है अलग अलग फसलों को उपजाऊ करता है यानी उगाता है। ठीक है, जैसे आपका गेहूं है, धान है, मक्का है, तिलहन है, ये सारे फसलों का वो उत्पादन करता है, जिससे उसको क्या मिलती है, आय मिलती है। और इसके अंदर जितनी भी आपकी आधुनिक जितनी भी तकनीकें हैं, ठीक है, और जितनी भी उन्नत बीज है, इसमें क्या करता है, किसान उपयोग में लाता है, ताकि आपकी जो कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, खेती की जो उत्पादकता है वो यहाँ पे बढ़ी रहे। फिर है आपका पशुपालन। पशुपालन भी ग्रामीण आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन शामिल है। दूध, अंडे, मांस और ऊन के उत्पादन से किसान को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और कई ग्रामीण परिवार कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो देखो, कृषि के बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है आजीविका का प्रमुख अवसर जो है यहाँ पे पशुपालन हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इसमें पशुपालन करते हैं, ठीक है, जिनमें उनका गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इन सब का वो पालन करते हैं और जिनसे उन्हें क्या मिलता है बदले में, आपका दूध है, मांस है, अंडे हैं, ऊन है, ये सारे जो है उन्हें क्या मिलता है, उत्पादन इन सब का मिलता है और फिर किसान इन्हीं को बेचकर अपनी आय को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो कई जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी ग्रामीण परिवार हैं वो कृषि के साथ साथ यानी खेती के साथ साथ आपका पशुपालन भी करते हैं। अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि मत्स्य पालन। मत्स्य पालन की बात करें तो जितनी भी आपकी नदियां हैं, तालाब है, झील वाले क्षेत्रों में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण रोजगार का साधन है। मछली उत्पादन और उसके व्यापार से ग्रामीण लोगों की अच्छी आय यहाँ पे प्राप्त होती है। सरकार भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं जो है आपकी वो चलाती है, विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। तो यहाँ पे मत्स्य पालन की बात करें तो देखो, नदियों में, तालाबों में और जितनी भी आपकी झील है वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन को यहाँ पे अपनाया जाता है और ज़्यादातर यहाँ पे मछली उत्पादन और जितने भी आपके ग्रामीण परिवार जो है, ठीक है, उन्हें ज़्यादातर उनकी जो एक अच्छी आय है यानी एक अच्छी इनकम जो है उन्हें मत्स्य पालन को भी देखने को मिलती है। मत्स्य पालन को करने से भी उनकी जो आजीविका है वो अच्छी चलती है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, वानिकी एवं वन उत्पाद। ठीक है, तो वानिकी और वन उत्पाद की बात करें तो ग्रामीण और आदिवासी ये दोनों ही क्षेत्रों में हमें लोग देखने को मिलते हैं। लोग जंगलों से क्या प्राप्त करते हैं, लकड़ी, शहद, लाख, औषधीय पौधे तथा अन्य वन उत्पादों के संग्रह और बिक्री से अपनी आजीविका कमाते हैं। ये विशेष रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। यानी जितने भी आपके वनों में रहते हैं, चाहे वो आपके आदिवासी लोग हो या फिर आपके ग्रामीण लोग हो, तो ये अपना जो वनों से प्राप्त है, वन यानी आपके जंगलों से प्राप्त होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका भी उत्पाद करके, उनका संग्रह करके उनकी भी क्या करते हैं, बिक्री करते हैं और जिससे फिर ये अपनी आजीविका कमाते हैं। इसी के साथ है आपका अगला पॉइंट, कुटीर एवं लघु उद्योग। अगर इसकी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आपके हस्तशिल्प है, ठीक है, हथकरघा है, मिट्टी के बर्तन है, बांस के उत्पादन है, ठीक है, अगरबत्ती निर्माण है, खाद्य प्रसंस्करण है, ठीक है, ये जितने भी आपके कुटीर उद्योग हैं। कुटीर उद्योग मीन्स आपके जो छोटे स्तर पर जो आपकी उद्योग यहाँ पे चलाए जाते हैं यानी जो घरों में चलाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कुटीर उद्योग या फिर आपका लघु उद्योग। ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छे उसके रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, अच्छी आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है। तो इन उद्योगों में जो आपकी जो पूंजी है वो कम लगाने की आवश्यकता होती है और स्थानीय संसाधनों का भी यहाँ पे ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ है आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह। यानी अगर हम बात करें स्वयं सहायता समूह की तो यहाँ पे क्या है कि स्वयं सहायता समूह जिसको हम SHGS के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या है, आपका स्वयं रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। लोग छोटे व्यवसाय जैसे आपका सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, दुकान है, डेयरी है, मशरूम उत्पादन है, इनसे शुरू करके क्या करते हैं, अपनी आय को अर्जित करते हैं। यानी स्वयं रोजगार यहाँ पे क्या है कि अपना खुद का एक समूह बनाते हैं लोग और जिनमें कई ऐसी ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, कई युवाएं इसमें शामिल होते हैं जो अपने व्यवसाय को छोटे स्तर पर क्या करते हैं, छोटे व्यवसाय को खोलते हैं, जिसमें आपका सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, दुकान है, डेयरी है, इन सारी चीज़ों का उत्पादन करके वो क्या करते हैं, अपनी आय को अर्जित करते हैं, यानी अपना एक इनकम जो है वो कमाते हैं। उसके बाद है आपका ग्रामीण पर्यटन। ग्रामीण
पर्यटन की बात करें तो भारत के कई गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, परंपराओं के कारण पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से होटल, भोजन, हस्तशिल्प, स्थानीय सेवाओं में रोजगार के अवसर भी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे हमारे गांव हैं जिनकी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और परंपराओं के कारण ना यहाँ पे आपका टूरिज्म सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और कई ऐसे हमारे गाँव हैं जिसमें आपको पर्यटनों के माध्यम से होटल, भोजन, हस्तशिल्प, इन सारी चीज़ों की जितनी भी आपकी सेवाएं हैं, इनका क्या हो रहा है, रोजगार के अवसर भी इनके साथ साथ उत्पन्न हो रहे हैं। फिर है आपका मनरेगा, एक सरकारी योजना। अगर हम मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, ये सारी योजनाएं आपकी ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मजदूरी आधारित कार्य उपलब्ध होते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है, एक बार ये भी जान लेते हैं। तो अंततः हम कह सकते हैं जो आपका आजीविका जो है वो मानव जीवन का आधार है, जैसा आपको सभी को पता है। ठीक है, हमारी जो आजीविका है वो ही हमारे जीवन का आधार है, यानी अगर हमारे पास आय नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो हमारा जो जीवन है वो नहीं चल पाएगा। तो ग्रामीण भारत में इसका विशेष महत्व है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, स्वयं रोजगार और सरकारी योजनाएं ग्रामीण लोगों के लिए प्रमुख आजीविका के अवसर प्रदान करती है। यदि इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकें, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता के माध्यम से और अधिक सशक्ति से बनाया जा सकता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर बनेगा। इस प्रकार ग्रामीण आजीविका का विकास भारत के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो निष्कर्ष हमें क्या कहता है कि जो आपका आजीविका जो है वो क्या है, मानव जीवन का एक आधार है, जिसमें आपका जो ग्रामीण भारत में जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र जो है उनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे आपका कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, कुटीर उद्योग हो, स्वयं रोजगार हो, इन सारी योजनाओं के कारण ग्रामीण लोग जितने भी हैं अपनी प्रमुख आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। अगर हम इन क्षेत्रों में उनको आधुनिक तकनीकी, ठीक है, और प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता अगर उन्हें हम देंगे तो वो अपना जीवन जो है और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि विकास में योगदान देने वाले राजनीतिक कारकों की चर्चा कीजिए। तो विकास किसी भी देश की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार होता है। विकास का अर्थ केवल यहाँ पे आर्थिक वृद्धि नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय और जीवन स्तर में भी सुधार है। किसी देश के विकास में राजनीतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था मजबूत, स्थिर और जनहित हो तो विकास की गति भी यहाँ पे तेज हो जाती है। इसके विपरीत राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार विकास में बाधा का बनते हैं। तो देखो, विकास की अगर हम बात करें तो विकास में योगदान देने वाले राजनीतिक कारकों को हमें इस प्रश्न में बताना है। तो विकास को अगर हम छोटा सा इंट्रो से समझे कि विकास क्या होता है, तो देखो विकास जो है ना वो किसी भी देश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण आपकी आधार होता है। ठीक है, एक बेस होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंट जो होता है उसका एक बेस होता है। तो यहाँ पे विकास का अर्थ क्या है, सिर्फ आपका आर्थिक वृद्धि नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है यहाँ पे किसी भी देश की, बल्कि उस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय और जीवन स्तर को भी सुधारना है। तो किसी भी देश के विकास में यहाँ पे आपके जितने भी राजनीतिक कारक जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ पे मजबूत बनाया जाएगा, स्थिर होगा और जनहित के लिए कार्य करेगी, तो विकास की जो गति है वो और भी ज़्यादा तेज होगी। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे आपकी कौन कौन से ऐसे राजनीतिक कारक है। तो देखो, पहला कारक कौन सा है यहाँ पे, आपका राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो राजनीतिक स्थिरता विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जब किसी भी देश में सरकार स्थिर हो तो वह दीर्घकालीन योजना बनाकर उन्हें सफलतापूर्वक लागू कर सकती है। बार बार सरकार बदलने से विकास योजनाएं प्रभावित होती है, निवेशकों का विश्वास कम होता है, इसलिए स्थिर सरकार को बढ़ावा यहाँ पे देती है। तो देखो, राजनीति के अंदर ना स्थिरता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी विकास संभव है। क्यों है, क्योंकि किसी भी देश में अगर बार बार दीर्घकालीन योजना बनाकर उसे सफलतापूर्वक अगर हम लागू करते हैं तो यहाँ पे जो सरकार जो रहती है ना वो स्थिर रहती है। यानी बार बार सरकार अगर हम बदलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जितनी भी विकास योजनाएं हैं वो प्रभावित होंगी और निवेशकों का जो विश्वास जो है वो भी यहाँ पे कम होता हुआ हमें दिखेगा। तो इसलिए हमारी स्थिर सरकार को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट आपका
सेकंड पॉइंट है सुशासन। सुशासन की बात करें तो यहाँ पे क्या अर्थ है सुशासन का, कि पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावी प्रशासन। जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो जनता की समस्याओं का समाधान करती है, तब विकास आपका तेजी से होता है। सुशासन से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचता है और संसाधनों का भी उचित उपयोग होता है। यानी आपका जो सुशासन है, अगर इसके अंदर पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, तो भी तभी हमारा जो शासन है, प्रशासन जो है, तभी वो प्रभावी बन सकता है। जब सरकार ईमानदारी से काम करेगी, जनता की समस्याओं का समाधान सुनेगी, ठीक है, सोचेगी और उन पे अमल करेगी, तभी यहाँ पे किसी भी देश का जो विकास है वो संभव हो पाएगा। तो सुशासन से सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो सही से लोगों तक पहुंचेगा और जितने भी आपके संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका भी यहाँ पे सही उपयोग होगा। फिर है आपका कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था की बात करें तो किसी भी देश में शांति और सुरक्षा विकास के लिए आवश्यक है। यदि कानून व्यवस्था अच्छी हो तो उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। अपराध, हिंसा, अशांति विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए मजबूत कानून व्यवस्था जो है आपके विकास के लिए यहाँ पे आवश्यक राजनीतिक कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था भी होना जरूरी है किसी भी देश की प्रगति के लिए। अगर किसी भी देश में हमें शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है, विकास के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसी भी देश के विकास के लिए ज़्यादा आवश्यक होती है। तो कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि जब किसी भी देश की कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो वहाँ पे उद्योग, व्यापार और निवेश को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। अपराध, हिंसा, अशांति विकास कार्यों में ये बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए यहाँ पे मजबूत कानून व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपका जो विकास है किसी भी देश का वो हो सके। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, लोकतंत्र और जन भागीदारी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। जनता की भागीदारी से सरकार लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाती है। जब नागरिक विकास योजनाओं में भाग लेते हैं तो उनकी सफलता भी यहाँ पे सफलता की संभावना जो है यहाँ पे वो बढ़ जाती है, इसलिए लोकतंत्र विकास को मजबूत बनाता है। फिर है आपका अगला पॉइंट, प्रभावी नीति और योजनाएं। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां और योजनाएं विकास की दिशा को निर्धारित करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार से संबंधित अच्छी नीतियां देश के समग्र विकास में योगदान देती है। सही योजना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन से आर्थिक और सामाजिक प्रगति यहाँ पे संभव हो पाती है। यानी हमें कैसी नीतियां बनानी चाहिए जो एकदम प्रभावी हो और योजनाएं भी आपकी ज्यादातर प्रभावी हो। तो जब सरकार के द्वारा नीतियां और योजनाएं बनाई जाएंगी तो वो विकास को एक नई दिशा देंगी, जिसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ये जितनी भी संबंधित जो है आपकी अच्छी नीतियां क्या कर रही हैं, समग्र विकास में सहायता कर रही हैं किसी भी देश के। ठीक है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी सहायता कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी सही योजनाएं बनाना जो है वो प्रभावी सिद्ध होता है। फिर है आपका अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे नियंत्रण की बात करें तो भ्रष्टाचार विकास का सबसे बड़ा शत्रु होता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग होता है और विकास योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। तो यदि सरकार भ्रष्टाचार पे नियंत्रण रखेगी और पारदर्शिता बनाए रखेगी तो विकास की भी गति यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखेगी। फिर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। किसी भी देश की विदेश नीति, उसके साथ अन्य देशों के साथ संबंध भी विकास को प्रभावित करते हैं। अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से व्यापार, निवेश, तकनीक और विदेशी सहायता जो है आपकी प्राप्त होती है। इससे आर्थिक विकास को बल मिलता है और नए अवसर यहाँ पे आपको पैदा होते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी जो है आपका किसी भी देश के विकास के लिए ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी भी देश की जो विदेश नीति है और देशों के साथ हम अच्छे संबंध बनाते हैं तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करता है और हमारे जितने भी निवेशक है, तकनीकी है, जितनी भी विदेशी सहायता है वो फिर हमें इन देशों से प्राप्त होती है और इससे फिर हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, यानी किसी भी देश का जो आर्थिक विकास जो है उसको भी ये स्ट्रांग बनाता है और उसके सामने नए नए अवसर पैदा करता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका वो ये है कि विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन। विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो पंचायती राज है और स्थानीय निकायों को यहाँ पे अधिकार देने से विकास कार्य जो है आपका स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से संचालित होते हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी होता है और जनताओं की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाई जाती है। इससे क्षेत्रीय विकास को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे शासन का जो आपका विकेंद्रीकरण जो है वो और स्थानीय शासन जो है ये दोनों ही महत्वपूर्ण रखते हैं आपके विकास को बढ़ावा देने में।
अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की, यानी इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो देखो, अंत में हम कह सकते हैं कि जो आपके राजनीतिक कारक है ना, वो किसी भी देश के विकास में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र, प्रभावी नीति, भ्रष्टाचार नियंत्रण, अच्छे अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा स्थानीय शासन विकास को गति की ओर लेके जाते हैं, गति प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी राष्ट्र के सतत और समावेशी विकास के लिए ये मजबूत और उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। विकास तभी संभव है जब राजनीतिक नेतृत्व जन कल्याण और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देगा। ठीक है, तो ये हमारा निष्कर्ष था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि विकास से जुड़े हुए प्रवसन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। तो विकास में आपका जो यहाँ पे प्रवसन जो है ये क्या है, इसको समझते हैं। पहले देखो, प्रवसन का अर्थ क्या है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाना। तो विकास की प्रक्रिया में आपके जो उद्योग है, शहर है, परिवहन है, ठीक है, और रोजगार के जितने भी अवसर हैं, इनका विस्तार होता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसे विकास से जुड़ा हुआ प्रवसन कहा जाता है। ठीक है, प्रवसन यानी आपका एक जगह से दूसरी जगह पे जब लोग जाते हैं तो वही आपका प्रवसन कहलाता है। अब हम समझते हैं कि आपका जो विकास से जुड़े हुए जो आपके प्रवसन के कारण है वो कौन से हैं। तो पहला कारण क्या है कि रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, यानी लोग, हमने समझा अभी यहाँ पे प्रवसन का कारण क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वही आपका क्या है, प्रवसन है। अब यहाँ पे क्या कारण है, विकास के ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे प्रवसन से जुड़े हुए हैं, यानी लोग आपके जो है यहाँ से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाना चाहते हैं या क्यों जा रहे हैं। तो ये सारे कारण जो हैं अब हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है आपका, रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए। आपने देखा है कि कई लोग अपने रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो विकास के साथ शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों, कंपनियों तथा सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। इससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बेहतर आय की तलाश में शहरों की ओर क्या हो जाते हैं, प्रवास हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग अब किस कारण से भी करते हैं प्रवासन, रोजगार और बेहतर अवसर पाने के लिए। फिर है आपका शिक्षा की सुविधा। बड़े शहरों में अच्छे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उपलब्ध होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र अपने मूल स्थान से दूसरे शहरों में जाते हैं। फिर है आपका बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी लोग क्या करते हैं, प्रवासन करते हैं, यानी विकास क्षेत्रों में अस्पताल, चिकित्सक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, इसलिए लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी अपना जो प्रवास है वो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की बात करें तो उद्योगों की स्थापना तथा शहरों का विकास लोगों को आकर्षित करता है। उद्योगों को श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे आपके आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्रों से लोगों का जो आगमन है वो यहाँ पे बढ़ता है, यानी उद्योग और नगरीकरण के कारण भी लोग जो है प्रवासन करते हैं। फिर है आपका आधारभूत संरचना का विकास, यानी सड़क, रेल, संचार, बिजली जैसी सुविधाओं के विकास से लोगों का आवागमन जो होता है वो आसान हो जाता है। इससे आपका प्रवासन को बढ़ावा मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन, यानी बांध, खनन परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र और राज्य मार्ग निर्माण जैसी जितनी भी आपकी विकास परियोजनाएं हैं, इनके कारण भी कई लोग अपने घर को उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये भी आपका विकास से जुड़ा हुआ प्रवासन है। अब हम बात करते हैं विकास से जुड़े प्रवासन के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो देखो, पहला परिणाम क्या है, यहाँ पे पहला परिणाम हमें देखने को मिल सकता है सकारात्मक परिणाम। अब वो किस तरीके से है इसको समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि आर्थिक विकास में वृद्धि, यानी प्रवासी श्रमिक जो हैं वो उद्योगों और सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्य करके उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे आपका जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको लाभ होता है। यानी सकारात्मक कारक हमें देखने को मिलता है कि आर्थिक विकास की वजह से भी लोग क्या करते हैं, प्रवासी बन जाते हैं। फिर है आपका आय और जीवन स्तर में सुधार, यानी प्रवास करने वाले लोगों को अधिक रोजगार, आय प्राप्त होती है।
जिससे उनके जीवन का स्तर जो है वो सुधरता है। अगला है आपका कौशल और ज्ञान का प्रसार, यानी आपका प्रवासी जो है नए कौशल और अनुभव प्राप्त करते हैं, वे अपने मूल क्षेत्रों में लौटकर इन कौशलों का उपयोग कर सकते हैं। अगला है आपका पॉइंट क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा। सकारात्मक विकास में आपका सकारात्मक परिणाम में अगला पॉइंट जो है वो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है, यानी जनसंख्या और श्रम शक्ति के आगमन से नए क्षेत्रों का यहाँ पे विकास होता है तथा आर्थिक गतिविधियां भी आपकी बढ़ती है। फिर है आपका नकारात्मक परिणाम। नकारात्मक परिणाम की बात करें तो पहला परिणाम क्या है कि शहरी क्षेत्रों पर दबाव, अधिक संख्या में लोगों के आने से आवास, पानी, बिजली, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है, दबाव बढ़ जाता है। फिर है अगला पॉइंट झुग्गी बस्तियों का विस्तार, यानी रोजगार की तलाश में आने वाले गरीब लोग अक्सर उचित प्रवास नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो जिससे वो झुग्गियां और बस्तियों का विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी, यानी युवा और कार्यशील जनसंख्या के पलायन से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी हो जाती है, जिससे कृषि कार्य जो है यहाँ पे आपके वो प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं, यानी प्रवासियों को नई संस्कृति और वातावरण में समायोजन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कभी कभी सामाजिक तनाव भी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। अगला है आपका विस्थापित लोगों की समस्या, यानी विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों की जो भूमिका है, आजीविका जो है और जो सामाजिक संबंध है उनका भी उन्हें सामना करना पड़ता है, उनमें भी उनको नुकसान देखने को एक तरीके से मिलता है। उसके बाद है आपका निष्कर्ष। इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तो देखो, विकास और प्रवसन दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विकास लोगों को बेहतर अवसर प्रदान करता है, जिससे प्रवसन बढ़ता है। प्रवसन आर्थिक गतिविधि और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। इसलिए सरकार की ऐसी नीतियां सरकार को अपनानी चाहिए जिससे विकास के लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचे और प्रवासी तथा विस्थापित लोगों के हितों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित कर सके। इसी के साथ ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि महिलाओं के विकास को मापने वाले वैश्विक सूचांकों पर चर्चा कीजिए। तो किसी भी देश के समग्र विकास का जो आकलन है वो महिलाओं की स्थिति के बिना यहाँ पे नहीं किया जा सकता। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी समाज की प्रगति के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। इन्हीं पहलुओं को मापने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वैश्विक सूचांक यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। ये सूचांक देशों के बीच तुलना करने तथा महिला सशक्तिकरण वास्तविक स्थिति को समझने में भी आपकी सहायता करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सूचांक है जो महिला विकास को मापने में यहाँ पे वैश्विक स्तर पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका वो ये है कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम GDI के नाम से भी जानते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया गया था। ये सूचांक जो है वो महिलाओं और पुरुषों के बीच मानव विकास के अंतर को नापता है, जिसमें आपके 3 आयाम जो है वो शामिल होते हैं। पहला है आपका स्वास्थ्य, दूसरा है आपका शिक्षा, तीसरा है आपका आय। यदि किसी भी देश में महिलाओं और पुरुषों के विकास जो है वो विकास का जो स्तर है उसमें बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है, उसका जो GDI जो है वो कम होता है। ये सूचांक जो है यहाँ पे आपका लैंगिक समानता की स्थिति को भी समझने में मदद करता है। तो ये था आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी GDI। अब हम आगे बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, अगर हम बात करें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की, तो जिसको हम GII के नाम से भी जानते हैं, तो GII भी UNDP द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह महिलाओं के सामने मौजूद असमानताओं को नापता है। इसमें आपके प्रमुख घटक शामिल होते हैं। पहला है आपका प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य इसमें शामिल है। दूसरा है महिला सशक्तिकरण, जिसमें आपकी शिक्षा और संसद में प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होता है, और श्रमिक बाजार में भागीदारी भी होती है। तो GII का मान जितना कम होता है, देश में लैंगिक असमानता उतनी ही कम मानी जाती है। ये सूचांक महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का एक व्यापक चित्र जो है हमें वो प्रस्तुत करता है। इसी के साथ आपका जो अगला है वो ये है, अगला सूचांक जो है वो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो ये क्या कर रहा है, ये सूचांक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया गया है।
ठीक है। इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच की जो अवसर है उनकी समानता को मापना। इसमें भी आपके 4 क्षेत्रों पर ये आधारित है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, फिर है आपका राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये आपको इसमें 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ये सूचक बताते हैं हमें कि किसी भी देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो मौजूद अंतर है वो कितना कम है, या उस अंतर को हम कितना कम किया है। ठीक है, तो आज ये सबसे अधिक चर्चित और लैंगिक सूचकांकों में से एक है। अगला है आपका महिला शांति और सुरक्षा सूचांक। ये जो सूचांक है वो आपका इसमें ये भी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट OSLO द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, इसके अंदर भी आपके 3 आयाम बताए गए थे। पहला है आपका महिला का समावेशन यानी इंक्लूसिव, दूसरा है आपका न्याय और समानता यानी जस्टिस, फिर है आपका तीसरा सिक्योरिटी। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, महिला शांति और सुरक्षा सूचांक भी आपका यही बताता है। ये जो सूचांक है वो केवल आपका आर्थिक और शैक्षिक स्थिति ही नहीं बल्कि महिलाओं की जो सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, उसको भी ध्यान में रखता है। उसके बाद आपका अगला जो सूचांक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स यानी आपका SIGI। ठीक है, ये जो सूचांक है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये विकसित किया गया है। यह उन सामाजिक और कानूनी बाधाओं को मापता है जो महिलाओं के विकास में रुकावट पैदा करती है, जैसे है आपका बाल विवाह, संपत्ति अधिकारों में भेदभाव, घरेलू हिंसा और सामाजिक रूढ़ियां। तो ये सूचांक हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी सामाजिक संस्थाएं महिलाओं के अवसरों को किस प्रकार से प्रभावित यहाँ पे करती है। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि वैश्विक सूचांकों का महत्व। अब इन सारे वैश्विक सूचांकों का महत्व क्या है इसको भी समझते हैं। तो देखो, जितने भी आपके वैश्विक सूचांक बनाए गए हैं, सबसे पहला महत्व क्या है कि महिलाओं की वास्तविक स्थितियों का इसमें आंकलन किया जा रहा है कि महिलाओं की जो स्थिति है वास्तविक में वो कैसी है। देशों के बीच में तुलना की जो संभावना है, ठीक है, देशों के बीच तुलना संभव बनाते हैं। ये सरकारों को नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े भी प्रदान करते हैं, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं और सतत विकास यानी आपके SDG गोल्स जो हैं उनको भी प्रगति में मापने में ये सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो देखो, निष्कर्ष क्या कहता है इसको भी समझ लेते हैं। निष्कर्ष हमारा हमें बताता है कि महिलाओं के विकास को मापने वाले वैश्विक सूचांक किसी भी देश में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की स्थिति को समझने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण निभाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका GDI है, GII है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स है। ये जितने भी आपके अभी तक हमने सूचांक पढ़े हैं ये महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसरों, राजनीतिक भागीदारी और सुरक्षा का भी व्यापक मूल्यांकन करते हैं। इन सूचांकों के माध्यम से हम सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महिलाओं के विकास हेतु प्रभावी नीतियां बना सकती हैं तथा एक अधिक सम्मान और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा भी इसमें भी ये क्या करती हैं, आपका कार्य करती हैं।